सो वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फूड, मिनरल्स इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर 8 है जीएस सीरीज़ का। इसमें एक्चुअली हम क्या पढ़ेंगे ये कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन या फूड की या मिनरल्स की प्लांट्स में कैसे होती है। अब देखो, जैसे हमने ह्यूमंस में देखा था, कल हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था और वो पढ़ा था। तो हमारे पास जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सेम ऐसे ही प्लांट्स में वस्कुलर सिस्टम होता है। वस्कुलर सिस्टम का मतलब हो गया कि कहने का मतलब इनके पास वस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जिनके थ्रू ये सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो एक जगह से फूड का दूसरी जगह पहुंचना, वाटर का नीचे से जड़ों से ऊपर आना, ठीक है, ये सारा का सारा वस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू होता है। तो मैंने वही लिखा है कि प्लांट पूरे के पूरे इनके पास असल में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम वस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं। वो काम क्या करते हैं? वाटर को ट्रांसपोर्ट का करना, मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम। अब ये जो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये असल में मिल के आपस में क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। किसका? ट्यूब्स का, जो पूरे के पूरे प्लांट में ऐसे फैल जाते हैं जैसे हमारी बॉडी में हमारी आर्टरीज और वीन्स होती हैं, जैसे एनिमल्स में आर्टरीज और वीन्स फैलती हैं, उस हिसाब से इसका नेटवर्क पूरी इसमें फैला होता है। अब इसमें हैं कौन कौन से? वो एक तो आ गया जाइलम, दूसरा है हमारे पास फ्लोएम। तो सबसे पहले देखते हैं जाइलम में है क्या, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। मानो कि ये मेरे पास प्लांट है, इस प्लांट को मैंने यहाँ से काटा, ठीक है, यहाँ से देखो मैं काट रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ। आप ऊपर से देखो या नीचे से देखो तो आपको नीचे से ऐसे रिंग मिलेगी, ये इस टाइप की होती है। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें फ्लोएम भी होता है और जाइलम भी। वो कहाँ पे होता है उससे पहले देख लो कि जैसे मान लो ये इसकी सेल वाला बाहर वाली, तो ये बाहर वाला जो होता है ना, बिल्कुल जो सिंगल लाइनिंग होती है इसके बाहर, वो हमने देखी वो किसकी बनी होती है? वो उसका नाम होता है एपिडर्मिस बोलते हैं उसे हम। ये सिंगल सेल थिक लाइनिंग है, सिंपल सिंगल लाइन की, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर वाली जो लाइनिंग होती है ये असल में इसको स्ट्रेंथ देती है प्राइमरी सेल वाले आगे इसकी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये वाली जो खाली जगह है यहाँ पे और यहाँ पे, इसे बोला जाता है, ये असल में फूड स्टोरेज का। यहाँ पे भी सेल्स हैं बहुत सारे, मैंने ड्रा नहीं की, यहाँ पे सेल्स बहुत सारे, लेकिन इनमें जगह है बहुत सारी। तो यहाँ पे फूड स्टोरेज का काम हो रहा है, ठीक है। हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं, माइक्रो लेवल इन द सेंस कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको काट के कि इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें है क्या क्या मेन। तो मेजर पार्ट्स में हमने देख लिया कि एक तो प्राइमरी सेल वाल है जो उसको स्ट्रेंथ देने का काम कर रही है। उसके बाद इसके पास एपिडर्मिस है जो सिंगल सेल थिक लाइनिंग है इसके पास। उसके बाद हमने देखा कि ये जो बीच में स्पेसेस हैं, यहाँ की स्पेस और यहाँ की स्पेस, ठीक है, तो इस स्पेस का नाम असल में अगर आप देखोगे ना स्पेसिफिकली, अगर इस जो अंदर वाली स्पेस है इसे बोला जाता है पिथ, PITH। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे क्योंकि ज़रूरत नहीं है उतना आपको डेप्थ में जाने की। और जो ये वाली स्पेस होती है इसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम मिल के ये कौन से सेल से बनी होती हैं? पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये याद रखना। ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं कौन? पैरेन्काइमा सेल्स प्लांट्स में, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ना ऐसे गोल गोल ये सर्कुलर ये हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें ना ऐसे बीच में ऐसे गैप है, तो मैंने इसी को थोड़ा सा यहाँ पे जूम किया। यहाँ पे देखो आप, तो एक साइड पे हमने देखा जाइलम है, दूसरी साइड पे फ्लोएम है, और ये पूरी की पूरी ट्यूब से ऊपर तक जा रही है। अभी हम जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया कि ये प्लांट्स में जनरली हैं कहाँ पे। अब देखोगे जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो यहाँ पे सेल्स हैं ना, जो मैंने रेड से शो किए हैं, इनका मेन काम क्या है कि ये अगर नई आपको जाइलम और फ्लोएम बनानी है ना पहले से, मतलब नए सेल्स उसके बनाने हैं जाइलम और फ्लोएम के, तो उसका तो कैम्बियम सेल्स यहाँ पे होते हैं बीच में, ठीक है। उसके बाद साइड के सेल्स हैं, ये फाइबर से बने होते हैं, मतलब सारे के सारे फाइबरस होते हैं। फाइबरस मतलब यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन का काम करते हैं जाइलम और फ्लोएम का, कि कहीं ऐसा ना हो कहीं पे बीच में चिपक जाए और पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो ना पाए, ठीक है। तो ये जनरली किसकी बनी होती है? लेग्निन की बनी होती है, लेग्निन, ये याद रखना। इतना याद हो गया। अब बात करते हैं कि देखो असल में प्लांट्स में होता क्या है कि जो तीन चीज़ें इसकी, देखो जो खुराक बनती है हमें पता है प्लांट्स में, अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो फूड बनाता है प्लांट। फूड किसके थ्रू बनाता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ये हमने कल भी पढ़ा था। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब उसने फूड बनाया, अब उसको वो फूड पूरे के पूरे प्लांट में नीचे तक पहुंचाना है, तो फूड ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा। उसके बाद वाटर आपको पता है ऊपर से कभी भी नीचे ट्रैवल नहीं करता। पानी जब भी हम पौधों को देते हैं तो जड़ों से देते हैं, तो इसमें जड़ों से पानी ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें दो चीज़ें तो पता हैं पहले से ही कि वाटर नीचे से ऊपर जाएगा, फूड ऊपर से नीचे आएगा। उसके बाद बच गया मिनरल्स, तो मिनरल्स भी तो ये साइल से ही लेता है, तो यहाँ से इसके सारे के सारे मिनरल्स भी इसको यहीं से जाएंगे। तो वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, और या फिर न्यूट्रिएंट्स मान लो आप, तो वो सारे के सारे उसको नीचे से ऊपर ट्रैवल करेंगे। तो आप देखो इसमें ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से हो रही है, कुछ चीज़ें नीचे से ऊपर जा रही हैं और कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे आ रही हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब असल में ये काम कौन कर रहा है? जाइलम और फ्लोएम कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखो इसका असल में जो स्ट्रक्चर होता है, अगर जाइलम में आप देखोगे तो इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। कहने का मतलब जाइलम का मेन काम है वाटर और मिनरल्स को ज़मीन से ऊपर तक प्लांट के हर एक हिस्से तक पहुँचाना,
ठीक है, तो इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल हो गया, सीधा नीचे से ऊपर। अब ये असल में आप देखोगे तो ये ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, वो अभी हम पढ़ेंगे कि ये नीचे से ऊपर पानी जाता कैसे है, किस इसका मेन रीज़न क्या है, मतलब पानी को ऊपर खींचने का, कैसे खींचते हैं प्लांट अपने पास पानी को, क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट में वो ट्रैवल कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे इसके जो जो रीजंस हैं। तो वो आ गया जाइलम। दूसरा आपको याद रखना है फ्लोएम। तो फ्लोएम से आप फूड याद रख सकते हो, देखो नाम थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा है ना, फ्लोएम फूड। तो फ्लोएम का मेन काम क्या है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन। अब ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन दोनों साइड पे हो सकती है, मतलब ये बाई डायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते हो, ऊपर से नीचे भी हो सकती है, नीचे से ऊपर भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें जाइलम में सिर्फ नीचे से ऊपर ही जाती हैं, मतलब वाटर का और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है मैक्सिमम केसेस में। मतलब आप मान के चलो 99.9% केसेस में जाइलम में ही यूनिडायरेक्शनल ही होगा। अब फ्लोएम में 90% ऐसा होता है कि ऊपर से नीचे ज़्यादा होता है, नीचे से ऊपर बहुत कम होता है। इसका रीज़न क्या है कि अगर आप देखोगे इसको फूड पहुंचाना है, अब फूड आप जैसे फोटोसिंथेसिस तो दिन को होगी, तो दिन को तो फूड ऊपर से नीचे की तरफ ही ट्रैवल करेगा, लेकिन जब रात होगी तो नीचे से ऊपर की तरफ भी फूड ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि जो फूड स्टोर हुआ है वो बाकी पार्ट्स में जाएगा। या फिर ऐसे मान सकते हो आप कि ये प्लांट है, इस प्लांट के नीचे भी कुछ लीव्स वगैरह, यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। ये वाले जब यहाँ से वो फूड बनाएगा, और मान लो यहाँ पे फूड की ज़रूरत है, वो तो नीचे से ऊपर ट्रैवल करेगा, तो वो कर सकता है, बहुत कम करता है, इसलिए एरो छोटे वाला है। जनरली इसका यही है कि ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है जाइलम में ये फूड का। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है कि यहाँ पे जाइलम में ये फ्लोएम में, जाइलम में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फ्लोएम में मेन किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, आपका फूड का। यहाँ तक क्लियर हो गया? फूड मतलब ग्लूकोज का, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट आता है वो ग्लूकोज ही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर वो क्या ग्लूकोज बनाता है ना, हमें पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ग्लूकोज या अमाइनो एसिड जो भी फूड में है वो ऊपर से नीचे ट्रैवल करता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं असल में, जैसे जाइलम है हमारे पास, यहाँ पे हमने देखा जाइलम कहाँ पे था, जब मैंने इसको जूम किया, मैंने जूम किया यहाँ पे, तो एक साइड पे मुझे जाइलम मिला, शायद साथ ही फ्लोएम भी है। तो ये दोनों इकट्ठे ही हैं, जो पूरे का पूरा भी देखो ट्यूब्स की तरह जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब हम जाइलम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने की बात करते हैं कि जो जाइलम के टिश्यूज़ हैं ना, ये 4 टाइप के हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ा सा समझ लो, इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये समझ लोगे तो चीज़ें आपके लिए आसानी हो जाएंगी। पहले तो इसके अंदर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे वेसल्स हैं, मतलब ये जो वो वाले टिश्यूज़ हैं इसके, मतलब वो वाले सेल्स हैं जो डेड हो चुके हैं, लेकिन बाद में वो काम कर रहे हैं, एज ए वेसल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे डेड सेल्स ही हैं, सिर्फ कुछ को छोड़ के, जो मैंने यहाँ पे बताया पैरेन्काइमा सेल्स, जो हमने ऊपर भी पढ़े थे। पैरेन्काइमा सेल्स कहाँ पे थे, आप शाबाश याद करो, ये जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं वो लिविंग होते हैं। बाकी अब अगर जाइलम में देखोगे, बाकी सारे के सारे डेड ही हैं, ठीक है। तो पैरेन्काइमा सेल, अन लिविंग एलिमेंट ऑफ द सेल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो पैरेन्काइमा सेल्स वो मैंने यहाँ पे बताए, ये आगे इसके पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। उसके बाद देखोगे अगर, क्योंकि अब ये अंदर क्या है हमारे पास, इसमें पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ये जो वेसल्स हैं हम बोल रहे हैं, तो ये इस हिसाब से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपस में मिल के ये वेसल्स बना लेते हैं। तो ये वेसल्स के थ्रू ही सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद साइड पे इसको कवरिंग के लिए फाइबर है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, ठीक है। तो वो फाइबर आ गया दूसरा। उसके बाद ट्रैकियार्ड्स हैं। ट्रैकियार्ड्स का मेन काम क्या, अगर आप देखोगे ये आगे ट्रैकियार्ड्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेंथ के लिए हैं, ठीक है, ट्रैकियार्ड्स। उसके बाद ये समझ आ गया थोड़ा सा, तो कहने का मतलब हमने देखा किस किस चीज़ से जाइलम का टिश्यू बना हुआ है। ये 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसमें याद रखना है कि पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वही सिर्फ लिविंग सेल्स हैं इसमें। उसके बाद ये चीज़ हमने कहाँ पे काट के देखी थी, हमने यहाँ से स्टेम को काटा था। अब सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे काटेंगे, जैसे मान लो रूट को काट रहे हैं, तो रूट में भी ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर मिलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे वहाँ पर हमने जो ऊपर देखा था स्टेम में, तो वो क्या था, ऐसे बिल्कुल सर्कुलर, उसमें आधा जाइलम था और आधा फ्लोएम था, इस हिसाब से ऊपर नीचे जा रहा था, आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ पे फ्लोएम, ये जाइलम है, कौन से वाला, ये वाला पार्ट, इसमें ये जाइलम इस हिसाब से होता है रूट्स में, ठीक है। और साइड पे ये आ गया आपके फ्लोएम्स ऐसे, ठीक है। काम तो आपको पता चल गया ना, फ्लोएम का क्या काम है, जाइलम का क्या काम है। फ्लोएम से फूड बन सकता है, मतलब इनकी वो राइमिंग थोड़ी सेम है। तो फ्लोएम से याद रखना फूड, और फूड की ट्रांसपोर्टेशन ऊपर से नीचे मैक्सिमम टाइम होती है और नीचे से ऊपर भी हो सकती है। लेकिन जाइलम में जब वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो सिर्फ नीचे से ऊपर ही होगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको, इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने का नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने चीज़ क्या लिखा है कि ये जाइलम है क्या चीज़ है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स। तो वही मेन जाइलम का क्या काम है, वाटर उसको फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव, तो रूट से ऊपर की तरफ सारा का सारा काम जाइलम का आ गया। इसका स्ट्रक्चर हमने अभी देख लिया कि किससे बनी हुई है, इसमें वेसल्स भी हैं, इसमें ट्रैकियार्ड्स भी हैं। ये ट्रैकियार्ड्स होती क्या हैं, अभी हमने वहाँ पे देखा, हॉलो ट्यूब्स हैं पूरी की पूरी, ठीक है। और इनको स्ट्रेंथ देने के लिए लैग्निन था हमारे पास, मैंने बताया लैग्निन मतलब वो फाइबर, ठीक है। ये फाइबर से बना हुआ, तो फाइबर किस से बना होता है, लैग्निन से, ठीक है। तो वो वाटर प्रूफ मटेरियल है। ये चीज़ सिंपल स्ट्रक्चर में आ गई। उसके बाद मैकेनिज्म का मतलब ये ट्रांसपेरेशन हो क्यों रही है, अगर आप देखोगे ट्रांसपोरेशन, तो ये ट्रांसपेरेशन के थ्रू ही ये सारा का सारा ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब मटेरियल।
देखो मैंने आपको शुरू में बोला था कि पानी नीचे से ऊपर जाना या मिनरल्स का नीचे से ऊपर जाना ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट। तो इसका मतलब अगर जो छोटे प्लांट्स हैं ना जहाँ पे ग्रेविटी का उतना इफेक्ट नहीं है, वहाँ पे होता कैसे, जैसे मान लो ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, आपको आपने पढ़ा होगा, डिफ्यूजन पढ़ा होगा शायद। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करे, वो क्योंकि उसके लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए, हमें एक्स्ट्रा कोई एनर्जी नहीं देनी है, वो खुद ब खुद हो जाता है। कहने का मतलब जैसे मान लो आपके पास कोई बकेट है, वो आपने पूरी की पूरी भर के रखी है यहाँ तक, और ये वाली यहाँ तक भरी हुई है सिर्फ, तो ये वाला पानी खुद इससे यहाँ पे ट्रैवल करेगा जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाएं। ठीक है, तो ये होता है असल में डिफ्यूजन, यहाँ से यहाँ डिफ्यूजन। लेकिन यही चीज़ जब वाटर के केस में होती है ना, कि मतलब जब वाटर का डिफ्यूजन हो जाता है, मतलब वाटर का डिफ्यूजन हो रहा होता है, इसको हम स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में होता है क्या है, सिंपल डिफ्यूजन होती है, मतलब हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ कोई चीज़ मूव करती है। ठीक है, तो आप देखो जो हमारे पास साइल है वहाँ पे आप देखोगे तो वाटर का कंटेंट ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू रूट्स जो आ रही हैं। तो होगा क्या कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा, सिंपल ऐसा याद रखो। और दूसरा असल में क्या है कि इसके पास ना कैपिलरी एक्शन यूज़ करती है प्लांट। क्या करता है, कैपिलरी एक्शन हम एक्चुअली यूज़ सही से समझेंगे जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लो कैपिलरी एक्शन आपने बचपन से सुना होगा। कैपिलरी एक्शन में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है कोहेशन का और दूसरा होता है एडहेशन का। कोहेशन और एडहेशन का क्या मतलब असल में सिंपल सा होता है कि कोहेशन का मतलब हो गया कि एक, जैसे मान लो ये ड्रॉपलेट है ना वाटर का, ये दूसरे के साथ चिपकता है, मतलब एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं, तो ये कोहेशन होगी इन दोनों के बीच में। एक वाटर ड्रॉपलेट अगर बाई चांस ऊपर जा रहा है तो वो दूसरे को अपने साथ खींचेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, ऐसे मान लो। ठीक है, और दूसरा हो गया एडहेशन। एडहेशन का असल में ये प्रॉपर्टी है कि जैसे आप अगर किसी भी वाटर ड्रॉप को टेबल के ऊपर डाल रहे हो तो वो इस हिसाब की शेप पकड़ लेता है जो चिपक जाता है किसके साथ, सरफेस के साथ। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं एडिशन। इसकी ये प्रॉपर्टी है वाटर की। तो वाटर और मिनरल्स जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। पहला तो उसके साथ चिपक जाएंगे, जैसे मान लो ये रूट्स हैं तो रूट्स के साथ यहाँ पे चिपक गए। उसके बाद दूसरे वाला जैसे ही देखेंगे एक ड्रॉप और आ रहा है तो इस ड्रॉप को अपनी तरफ खींचेंगे और ऊपर की तरफ प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे कम होगा तो उस हिसाब से दूसरा साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस के थ्रू कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ये तीनों प्रिंसिपल लगते हैं। तो छोटे प्लांट्स के ऊपर ये दो प्रिंसिपल तो काम कर जाते हैं कि मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू और कैपिलरी एक्शन के थ्रू, इन दोनों के थ्रू ही काम चल जाता है हमारा। लेकिन हमें पता है कि प्लांट्स की हाइट तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, हमसे 70 टाइम्स ज़्यादा, 80 टाइम्स ज़्यादा लंबे होते हैं। तो जो बड़े वाले प्लांट्स हैं वहाँ पे ट्रांसपेरेशन का काम होता है। ट्रांसपेरेशन के बगैर फिर वो पानी ऊपर तक नहीं जा सकता क्योंकि फिर वो ग्रेविटी वहाँ पे ज़्यादा एक्ट करती है। तो बिग प्लांट्स में जैसे मान लो 50 फुट का कोई प्लांट है, वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप कैपिलरी फोर्स की बात करोगे तो वहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से फिर वहाँ पे कंसेप्ट आता है ट्रांसपेरेशन का। ट्रांसपेरेशन का मतलब क्या हो गया कि असल में होगा क्या कि जैसे जो हमारे लीव्स हैं ना, हमें पता है लीव्स में क्या होगा, इवेपोरेशन होगी। गर्मी की वजह से क्या होगा, वहाँ से वाटर लॉस होगा, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगा लीव्स के ऊपर से। तो जब वहाँ पे इवेपोरेशन होगी ना तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मान लो यहाँ से वाटर कम हो गया तो अब वाटर को नीचे से ऊपर जाना मजबूरी बन गया क्योंकि ऊपर जाके उसको फिल करना है वो। समझ रहे मेरी बात। तो ये वाला इसे बोला जाता है ट्रांसपेरेशन, याद रखना। एक ट्रांसपेरेशन अलग होती है वो जो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा ट्रांसपेरेशन, उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये वाला ट्रांसपेरेशन आपको याद रखना है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं, एक प्रोसेस है ताकि वाटर वेपोरेशन होगी लीव्स से, जिसकी वजह से सक्शन फिर उसको पुल करेगा वाटर को ताकि वो मिनरल्स जाइलम के थ्रू ऊपर जा सकें। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें नहीं लिखी थी कि जैसे ऑस्मोसिस या कैपिलरी एक्शन जो छोटे प्लांट्स में यूज़ होता है, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली ट्रांसपेरेशन यूज़ किया था क्योंकि हम सिर्फ बड़े प्लांट्स की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर मान लो। ठीक है, तो आपको जाइलम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही फ्लोएम की बात करें अगर, तो फ्लोएम का मैंने स्ट्रक्चर नहीं ड्रा किया, क्या चलो अभी समझा देता हूँ। तो कहने का मतलब फ्लोएम का क्या काम है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लोएम का असल में आप देखोगे इसका मेन काम क्या, जैसे हमने अभी बात की कि फूड का काम है इसका, मतलब जो भी ऑर्गेनिक फूड ऊपर बना है, ठीक है, जैसे सुक्रोज होता है, ये ग्लूकोज हो गया, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना है वो लीव्स से बाकी के पूरे प्लांट में हर जगह लेके जाना, रूट्स तक जाना, स्टेम्स तक, फ्लावर्स तक, फ्रूट्स तक जाना, वो काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, ये सब समझ आ गई हमें। उसके बाद स्ट्रक्चर में मैंने बोला है कि ये किसका बना होता है, सीव ट्यूब्स का। असल में ये और भी चीज़ों का बना होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा अब टाइम, लेकिन क्या कर सकते हैं, आई होप आपको समझ आ जाए। तो अब देखो फ्लोएम असल में किस किस चीज़ का बना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फ्लोएम भी 4 चीज़ों से बना होता है, मतलब इसमें भी 4 पार्ट्स आते हैं। एक होता है सीव ट्यूब्स जिसे बोल रहे हैं, जो मैं समझाता हूँ क्या होता है। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं कंपेनियन सेल।
कंपेनियन सेल्स किस में होते हैं, याद रखना फ्लोएम में होते हैं, अगर एग्जाम में कहीं क्वेश्चन फंस जाए इस टाइप का, इतना डेप्थ में चले जाएं वो तो। उसके बाद फाइबर्स और आगे आपका पैरेन्काइमा सेल्स जो हर उसमें भी होते थे। तो पैरेन्काइमा सेल्स, फाइबर्स, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स। अब ये होती कैसे, जैसे वहाँ पे हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे इसकी जो ट्यूब्स होती हैं वो कुछ इस हिसाब की होती हैं, ऐसे करके, ऐसे जैसे ढोल होता है ना, ढोल टाइप की, ठीक है। सेम ऐसी दूसरी इसके साथ ऐसे कनेक्ट होगी नीचे। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो, लेकिन आप कंप्रोमाइज़ कर लेना इसके साथ। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ दूसरे होंगे जिसे हम बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। ये इसके साथ होते हैं ऐसे, बिल्कुल इसी शेप में, इस टाइप में। एक मिनट, तो ये आ गया आपके, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कंपेनियन सेल जो इसके बिल्कुल साथ जुड़े रहते हैं इसकी हेल्प के लिए, ठीक है। कंपेनियन सेल्स आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे इस टाइप में, जिसे हम बोलते हैं अपना पैरेन्काइमा सेल, जो हर जगह होते थे, जिनका मेन काम क्या था, फूड स्टोरेज का। तो ये आ गया आपके पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। ये वाले आ गए पैरेन्काइमा सेल्स, ये आ गए कंपेनियन सेल्स, ये आ गई आपकी सीव ट्यूब्स, ठीक है। ये जो ट्यूब्स हैं ये डेड से ही बनी होती हैं, डेड सेल से ही बनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी फ्लोएम में जो जाइलम में नहीं मिली। वो क्या थी कि आप देखोगे ना, यहाँ पे ऐसा पोरस टाइप, जैसे छाननी होती है ना, पूनना, जिसमें हम चाय पूनते हैं, तो उस टाइप में यहाँ पे होता है थोड़ा ब्लॉकेज टाइप, ठीक है। मतलब जिसके थ्रू जैसे फ़िल्टर लगा हुआ हो, ठीक है। वहाँ पे फ़िल्टर नहीं था हमारे पास। एक मिनट में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जब हमने पढ़ा था ना, ये देखो मैंने यहाँ पे भी ड्रा किया था, उस टाइम मैंने बताया नहीं फ्लोएम में। ये देखो ये फ़िल्टर टाइप लगे हुए हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल जाइलम में नहीं है। वो क्यों है उनका काम समझाता हूँ आपको फ़िलहाल। लेकिन आपको ये समझ आया कि इसकी टोटल ये जो 4 इसके पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपको समझ आ गया। सीव ट्यूब्स हैं इसमें, उसके बाद कंपेनियन सेल्स हैं, फाइबर्स हैं और पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी चीज़, वो फाइबर जो होगी वो लास्ट में होगी, इस हिसाब से लास्ट में ये आ गई आपकी, मान लो फाइबर है, तो इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लिग्निन होगा इसमें जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सारी की सारी। अब असल में देखो ये जो कंपेनियन सेल है ना, इनका बहुत बड़ा काम होता है इसमें, कि मतलब जो भी जैसे कमांड देनी है कोई भी, या कंट्रोल पूरा का पूरा इनके पास ही होता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे मान लो कोई हार्मोन सिक्रीट करना है, तो उतना डेप्थ में जाने की बात ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ये मैंने आपको क्या बताया कि जो सीव ट्यूब्स हैं हमारे पास, सीव ट्यूब्स, इसमें याद रखना ये जो ऊपर वाली है ना, जैसे जिसमें ये वाली, ये आ गई आपकी, इसका नाम होता है, इसे हम बोलते हैं सीव प्लेट। ये क्या है, सीव प्लेट, या इसको सीव पोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पोर्स हैं बहुत सारे बने हुए, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मान लो कोई पेड़ टूट जाता है, मान लो आपने उसके ऊपर ना कुल्हाड़ी से पेड़ को यहाँ पे काटा, और अगर बाई चांस वो जाइलम तक पहुँच गया, तो ये फ्लोएम तक पहुँच गया, तो फ्लोएम का मेन काम वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्लॉटिंग का काम यहीं पे होता है। कहाँ पे, ये सीव पोर्स के ऊपर ये क्लॉटिंग का काम करती है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात, कि यहाँ पे असल में ये करता क्या है कि ये जो फ्लोएम है ना, यहाँ पे फ्लोएम प्रोटीन छोड़ता है, तो उस फ्लोएम प्रोटीन के थ्रू क्लॉटिंग होती है। तो इतना वैसे हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्लॉटिंग प्लांट्स में कैसे होती है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे बता दिया आपको कि ताकि आपको कहीं पे कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ताकि मेन मतलब, ताकि इन पोर्स को वो करेगी क्या, ये प्रोटीन आके इन पोर्स को क्लोज कर देती है, और यहाँ से फिर ताकि फूड की लॉस ना हो। मेन फ्लोएम फूड ही का कैरी करती है, तो फूड की लॉस को रोकने के लिए यहाँ पे क्लॉटिंग करनी पड़ती है, जो किसके थ्रू होती है, शाबाश, मैंने अभी बताया, फ्लोएम प्रोटीन के थ्रू होती है, ठीक है। अब इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर आते हैं वापस मेन। तो मैंने बताया कि मेनली ये किसकी बनी होती है, अगर देखोगे तो सीव ट्यूब्स की बनी हुई है ये सारी की सारी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। तो ये सीव ट्यूब्स मैंने अभी बताया आपको क्या है, स्पेशलाइज सेल्स हैं विद परफोरेटेड वाल। तो मैंने अभी बताया परफोरेटेड वाल का मतलब वो छाननी टाइप लगी हुई है, ठीक है। दैट अलोज डिजॉल्व फूड टू पास थ्रू। तो यहाँ से मतलब जो भी डिजॉल्व फूड होगा सिर्फ वही पास होगा, बाकी ताकि सारा पास ना हो सके। उसके बाद मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे ही काम करेगा, ठीक है। कि जहाँ पे मतलब फूड की ज़रूरत है, वो जहाँ पे कम है, जहाँ पे ज़्यादा, मतलब जहाँ पे एक साइड पे फूड ज़्यादा है, एक साइड पे कम है, तो ज़्यादा से कम वाली जगह पे वो खुद प्रेशर ग्रेडियंट की तौर पे काम करते हैं। जैसे मान लो अगर शुगर की कंसंट्रेशन, क्योंकि मेन फूड अगर आप देखोगे तो वो किसका बना हुआ है, ग्लूकोज की फॉर्म में ही है, तो वो जो कंसंट्रेशन है शुगर की या ग्लूकोज की जो लीव्स में, वो एक प्रेशर ग्रेडियंट बना देती है, जिसकी वजह से फूड पुश होता है फ्लोएम में, जहाँ जहाँ भी जिस एरिया में उसे जाना होता है, या जहाँ भी ग्रोथ की या रेस्पिरेशन की ज़रूरत है। समझ आ गया आपको, सिंपल। तो मैंने इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया फ्लोएम और जाइलम को समझाने में, लेकिन इसलिए समझाया था कि अब आपको भूले ना। तो ये बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मैंने समझाया, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको याद रखनी है, वो आप याद रख भी लोगे। सेम चीज़ अगर आप देखोगे रूट सिस्टम के ऊपर, तो रूट में अगर आप देखोगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि इसमें रूट्स में क्या था, ऊपर देखा था ना हमने रूट्स में, जब फ्लोएम देखा था कि यहाँ पे किस शेप में होता है,
ठीक है, जाइलम देखा, फ्लोएम देखा था, ठीक है, फ्लोएम भी था, जाइलम भी था यहाँ पे रूट्स में। तो सेम अगर आप देखोगे ना रूट्स में असल में होता गया कि रूट्स में आपने देखा होगा कि रूट्स के थ्रू क्या होगा, रूट्स के थ्रू हमारा वाटर नीचे से ऊपर आ रहा है, हमारे मिनरल्स नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो रूट का काम बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे रूट हेयर्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो रूट हेयर्स हैं उनका क्या काम है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो टाइनी ये एक्सटेंशन ऑफ रूट सेल्स दैट इंक्रीज, वहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो जो आपकी रूट होती है ना ऐसे, तो होता क्या कि उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ना बहुत सारे बाल होंगे साइड के ऊपर, ठीक है, आपने देखा होगा छोटे छोटे, ठीक है, रूट्स के ऊपर। उनका मेन काम क्या है कि इन रूट के सरफेस एरिया को बढ़ा देना, ताकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, इसलिए, ठीक है, इतना याद रखना, इनकी द सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द साइड। तो रूट हेयर का काम समझ में आ गया। दूसरा, इसमें असल में दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक को हम बोलते हैं मतलब जो किसके थ्रू होता है, सेल वॉल के थ्रू, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म के थ्रू। मतलब हेयर्स जो नीचे रूट्स भी है ना, उसमें भी असल में क्या है, एक सेल के साथ दूसरा सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये अलग पार्ट है, दूसरा अलग पार्ट होगा। अब एक प्रोसेस होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है, जैसे मान लो एक सेल ये है, दूसरा सेल ये था, तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ से वाटर जा रहा है इधर ऐसे करके, तो वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा हो सकता है कि वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, तो जब वो सेल वॉल के थ्रू, साइटोप्लाज्म नहीं, सेल वॉल के थ्रू ट्रैवल कर रहा हो, इसे हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक, ठीक है। तो एपोप्लास्टिक हो गया, और दूसरा हो गया जब वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे वाटर और मिनरल्स ट्रैवल कर सकते हैं सेल वॉल के थ्रू भी और साइटोप्लाज्म के थ्रू भी, ये चीज़ याद रखनी है रूट सेल्स में, ठीक है। तो जब वो ट्रैवल करते हैं सेल वॉल के थ्रू उसे बोला जाता है एपोप्लास्टिक, जब वो ट्रैवल करते हैं साइटोप्लाज्म के थ्रू तो उसे बोला जाता है सिम्प्लास्टिक, ठीक है। तो ये सिंपल से इतनी चीज़ याद रखनी है आपको इसमें। उसके बाद देखो हमने ये तो हमारा हो गया कंप्लीट जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में था। इससे पहले असल में कल जो मैं पढ़ा रहा था मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी कि मैंने ना न्यूट्रिशन आपको जो पढ़ाया उतने अच्छे से नहीं शायद पढ़ा पाया, लेकिन वो जो आप PDF अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास पढ़ा होगा, आप एक बार उसको पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो फिर भी मैं लास्ट में ना थोड़ी सी समरी देना चाहता हूँ अपने दिल की तसल्ली के लिए। क्या देखो, न्यूट्रिशन इन टाइप्स में हमने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थी, दूसरी हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थी। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी होती है और कुछ बैक्टीरियाज में भी होती है। जब प्लांट्स में होती है तो उसे हम बोलते हैं फोटोऑटोट्रॉफ्स, जब वो कुछ बैक्टीरियाज में हो रही है क्योंकि वो केमिकल्स के थ्रू हो रही है तो केमोसिंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे वो केमिकल्स यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। फोटोऑटोट्रॉफ्स में वो सनलाइट यूज़ कर रहे हैं। अब सनलाइट में भी अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि सनलाइट में, आप देखो सनलाइट में हमारे पास जो जनरली विजिबल लाइट है वो 7 कलर्स की होती है, वीब ग्योर की, VIBGYOR। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि हमें पता चला कि जिसके थ्रू की जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें मैक्सिमम कौन सी वाली लाइट यूज़ करता है प्लांट, तो हमें पता चला एक ब्लू लाइट यूज़ करता है और दूसरी रेड लाइट यूज़ करता है प्लांट। तो ब्लू और रेड के थ्रू होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, फिर हमने देखा था कल फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता है क्या कि जो भी सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। कहने का मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के आपस में मिलके सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल होना जरूरी है क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस होगी। तो हमारे पास मिलता क्या था, हमें एक तो शुगर मिलती थी C6H12O6 मिलता था, दूसरा हमें ऑक्सीजन मिलता था, और तीसरा हमें वाटर मिलता था। ये है पूरा का पूरा जो आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद आपको मैंने और क्या चीज़ दिखानी थी यहाँ पे, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे हो रही है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में, फंगाई में, एनिमल्स में हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि वो कैसे अपने फूड को एक्वायर करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हमने ये 4 तरीके देखा, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक हमने कल देखा था, ठीक है। ये हमने एग्जांपल्स भी कल देखी थी, तो अब वो यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हमने ये प्रोसेस देखा था कि कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले इजेशन होती है, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर एजेशन, ठीक है। तो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ये चीज़ हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि कुछ मतलब ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हमारे पास, जैसे यूग्लिना है, वो दोनों के दोनों ऑटोट्रॉपिक और हिटोट्रॉपिक, ये कल मैं भूल गया था बताना। तो यूग्लिना वो ऑटोट्रॉपिक और हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों पे काम करता है, ठीक है। दोनों चीज़ें उसके ऊपर हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे हमारी बॉडी में हमने कल पढ़ा था कि जैसे हमारे पास 2 टाइप की रेस्पिरेशन पड़ी थी ना हमने जब रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये एरोबिक, एक थी एनारोबिक। तो जैसे हमारे जो मसल सेल्स हैं वो दोनों की दोनों करते हैं। तो सेम यहाँ पे आपको याद रखना कि ये जो यूग्लिना है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं हमारे पास एग्जांपल जहाँ पे ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक दोनों न्यूट्रिशन वो काम कर सकते हैं। कहने का मतलब वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद अपना खाना भी बना सकते हैं और दूसरों पर डिपेंड भी रह सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस के वो किस कंडीशन में है। फिर हमने रेस्पिरेशन देखी थी, हमने देखा था 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब था कि वो किसके प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगी तो उसे हम क्या बोलते थे, एरोबिक रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन। जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी तो याद रखना वहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलती थी। एनर्जी का जो करेंसी है हमारे पास वो है एटीपी। तो मैक्सिमम कितना 36 एटीपी मॉलिक्यूल सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं जब भी रेस्पिरेशन होती है। कल हमने प्रोसेस देखा था रेस्पिरेशन का कैसे होता है। तो जब मतलब एनर्जी बनती है तो एक ग्लूकोज जब टूटता है तो वो कितने एटीपी बनाता है, 36 एटीपी बनाता है। 36 के 38 है शायद, कि 36 ही है शायद, हाँ ठीक है। तो 36 एटीपी बनाता है पूरा। मुझे एक बार आप चेक भी कर लेना है तो मैं चेक करके बता दूंगा आपको अगर गलत लिखा होगा। मुझे लगता है 36 ही है कि 38 है शायद। अच्छा, उसके बाद असल में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। उसके बाद क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो कंप्लीट वो रेस्पिरेशन होगी, ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा। उसके बाद हमें पता है इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो हमने देखा कि रेस्पिरेशन में जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन होगा तो उसमें हमारे एंड प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये 3 स्टेप्स में होती है। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता था ग्लाइकोलिसिस, ये मैंने कल बताया नहीं था, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा होता है सिट्रिक एसिड साइकिल और तीसरा होता है ईटीसी। अब सोचो कि ईटीसी क्या है, अभी समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये 3 स्टेप्स में होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद ये होती कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये हमने देख लिया था कल, ठीक है। उसके बाद दूसरी थी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही रेस्पिरेशन हो रही है, जैसे लैक्टेट फर्मेंटेशन में। कहने का मतलब जैसे कल हमने देखा था कि मसल में जो फैटिक आती है, ठीक है। तो अब देखो असल में हो क्या रहा है कि जब रेस्पिरेशन होती है उसमें सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज है वो टूटता है पायरेट में। पायरेट का मतलब हो गया कि वो पहले 6 कार्बन में से 3 कार्बन में टूटेगा, 3 में 2 पेयर बना लेगा, तो 2 पायरेट्स हमारे पास आ जाएंगे। फिर वो आगे टूटता है, जैसे 2 में टूटेगा, 1 में टूटेगा। फिर वो हर एक स्टेप में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती रहती है, जो भी स्टेप वो टूटता रहता है ऊपर से नीचे तक। तो रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं वो शायद मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखे थे, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाले, तो ये असल में जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि हो कहाँ पर ये सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, ये हम मैथड प्रोसेस में अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ तक समझ आ गया आपको कि मैं क्या बता रहा था आपको। लैक्टेट फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जैसे हम ब्रेड या वाइन वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी जो पायरेट है वो किस में टूट जाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। बस इतना याद रखना कि इसमें किस में टूटता है, इसमें किस में क्या टूटता है। यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, ये हमने भी देखा था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि जैसे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड, ये हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं। वहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, शाबाश, वहाँ पे हमारे पास था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में ही आता है एथेनॉल भी, ठीक है। तो अल्कोहल ग्रुप्स में ही आता है एथेनॉल, तो एथेनॉल और साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है, या फिर हमें लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट में मिलता है। ये होती कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। वो कहाँ पे होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में। ये 2 स्टेप्स में होती है, वो 3 स्टेप्स में होती थी, ठीक है। यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिलती है वो कम, सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं, ठीक है, किस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता। तो ये हमने कल भी देखा था। मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। इसमें कौन कौन से मैथड्स यूज़ होते हैं वो देख लो। अब देखो जब भी रेस्पिरेशन होती है, मैंने कल भी आपको बताया गया, तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, मतलब सेल के अंदर दूसरे गैसेस एक्सचेंज के थ्रू। कल हमने ह्यूमन्स में पढ़ा था कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होते हैं, एल्यूवली में, एल्यूवोली में, ठीक है। ये होता कहाँ पे, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स में, ठीक है। तो प्लांट्स में हमने क्या चीज़, जैसे ह्यूमन्स में एल्यूवली के थ्रू होता है गैसेस एक्सचेंज, प्लांट्स में कहाँ पे होता है, स्टोमेटा के थ्रू। तो देखो लीव्स में ना, लीव के नीचे होता है हमारे स्टोमेटा ओपनिंग होती है, तो उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो लीव्स में ही मेन हमारा जो स्टोमेटा है, लीव्स के जनरली नीचे वाले पार्ट में ही होता है, तो स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है। और दूसरा लेंटिसेल्स के थ्रू भी होता है, स्टेम्स में। तो कहने का मतलब 2 जगह हैं गैसेस एक्सचेंज की, स्टोमेटा, दूसरा है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स कहाँ पे होते हैं, अगर आपने प्लांट्स देखे होंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे प्लांट बनाया है, तो प्लांट में ना ऐसे साइड पे थोड़े थोड़े खुरदुरे से होते हैं ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ निकला हुआ होगा। मैंने कल जो पीडीएफ शेयर किया था ना, उसमें मैंने बड़े अच्छे से बताया, उनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। उनके थ्रू रेस्पिरेशन करता है प्लांट स्टेम में, ठीक है। सेम ऐसे ही वो, हाँ रेस्पिरेशन देख लिया हमने स्टेम में। और दूसरा तो ये गैसेस एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे हो रहा है वो देख लिया हमने। कहाँ पहुंचे थे, गैस एक्सचेंज प्लांट्स में कहाँ पे हो रहा है, स्टोमेटा में हो रहा है, और दूसरा कहाँ पे, लेंटिसेल्स में होगा, स्टेम में। अगर स्टेम की बात करें लेंटिसेल्स में होगा, और प्लांट में स्टोमेटा में होगा गैसेस एक्सचेंज। ह्यूमंस में कहाँ होता है ये हमें पता है। सेलुलर रेस्पिरेशन कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी ले लो आप, उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन तो होती ही होती है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी हमें एटीपी की फॉर्म में मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है, जब भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। अब असल में ये जो रेस्पिरेशन होती है, ये सारी की सारी जितनी, मतलब मोस्ट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में असल में आप देखोगे तो एक पूरी की पूरी सीरीज चलती है केमिकल रिएक्शंस की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें ग्लूकोज जो है वो टूटता है किसमें, एनर्जी में,
ठीक है। तो ग्लूकोज जब एनर्जी में टूट रहा है तो वो टूटता कैसे, वो देखो पहला आ गया ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है टूट जाना, तो किसका, ग्लूकोज का टूट जाने को ग्लाइकोलिसिस बोल रहे हैं हम। तो ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, तो सबसे पहले C6H12O6 थी, वो पायरुवेट्स में टूट गई। कहने का मतलब 6 कार्बन थे वो 3-3 कार्बन में टूट गए, ठीक है। 2 पायरेट्स हमारे पास पायरुवेट्स निकल जाएंगे। अब इस ग्लाइकोलिसिस में अगर आप देखोगे तो ये इट कैन अकर इन बोथ, किस में, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब एरोबिक और जो हमने ऊपर पढ़े ना अभी, एरोबिक और एनारोबिक, दोनों के दोनों रेस्पिरेशंस में ये काम तो होता ही होता है कि मतलब जब भी शुगर टूटेगी तो वो पहले सबसे पहले पायरुवेट में टूटेगी, ठीक है। तो मतलब 6 कार्बन से 3 कार्बन वो दोनों केसेस में हो सकते हैं, चाहे कार्बन की एब्सेंस हो, चाहे कार्बन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, दोनों केस में हमारे पास ये वाला स्टेप तो होता ही होता है ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, जिसे हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में असल में जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पायरुवेट्स फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, और टूटता है आगे और सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाता है। इस टाइम पे वो रिलीज करता है एनर्जी, और एक तो एनर्जी रिलीज की एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। वो कितने डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, तो कितने एटीपी यहाँ पे बनाएगा। उसके बाद फिर वो क्या करता है, कुछ जो उसके पास मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को वो क्या करता है, भेज देता है ईटीसी में। ईटीसी का मतलब क्या है कि वो तीसरा स्टेप, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ पे मेन काम होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी का, इतना याद रखना है आपको। तो ईटीसी में ऊपर भी आपको बता रहा था, अब यहाँ पे आपको समझ आएगा ईटीसी। तो 3 स्टेप्स में ये काम हो रहा है। ये सारा का सारा हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन हो रही है, और जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन भी देखी, इसमें भी ये 3 स्टेप्स में होती है, तो वही 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट जितनी भी सेलुलर रेस्पिरेशन है उसका मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होती है यहाँ तक, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बायो में, जितना मैंने आपको बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको कहीं पे भी कुछ मटेरियल मिल सकता है। हो सकता है किसी ने पढ़ाया हो इतने लेवल पे भी, लेकिन मतलब मुझे इतनी उम्मीद है कि जिस लेवल पे हमने पढ़ा है इस लेवल पे आपके यूपीएससी के क्वेश्चन भी निकल जाने चाहिए। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस सारे मटेरियल को या जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको किस तरीके से यूज़ करते हो। मेरा काम था बता देना, वो मैंने बता दिया। बस आपका काम आप जो है आप वो करो, ठीक है। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है। शुक्रन, अल्लाह हाफिज़। इसके बाद हम कोशिश करेंगे बायोलॉजी के बाद देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या एनवायरनमेंट में से क्या पकड़ते हैं, डिपेंड करता है। तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपको इस पर मैराथन चाहिए, तो बायो का पूरा मैराथन भी बना सकता हूँ, लेकिन वही टाइम वेस्टेज की बात है। अगर इतने अच्छे से ही पढ़ना है, इतना टाइम मैंने भी इन्वेस्ट किया, तो क्यों ना आप यही वाली वीडियोज़ देखो, ठीक है। और दूसरा ये बता देना कि जिस लेवल पर मैंने बायोलॉजी को पढ़ाया है, मतलब इतने डेप्थ में, क्या इतने डेप्थ पे फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी जाना है, या फिर मैं ऐसे ऊपर ऊपर से मैराथन बना दूँ, क्योंकि मैराथन में बनाऊंगा मेरा भी काम आसान हो जाएगा और आप भी फटाफट देखोगे फिर इसको। ऐसे मैं देख रहा हूँ कि मतलब कुछ लोगों को शायद इंटरेस्ट नहीं है, या तो मेरा पढ़ाने का तरीका सही नहीं लग रहा है, या फिर क्या चक्कर है। तो वो आप भी बेहतर जानो, मैं क्या बता सकता हूँ उसमें। तो लेकिन आप कम से कम इतना बता देना मुझे कि ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी समझ आ भी रही है कि नहीं, ठीक है। और दूसरा ये भी मुझे पता चले कि आपको नेक्स्ट मतलब मैराथन चाहिए कि इसी लाइन पे ही फिजिक्स केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट भी आपको कवर करना है। उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। असल में बायो थोड़ी सी लेंथी भी है और थोड़ा डेप्थ में भी जाना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हम डेप्थ में जाएंगे, लेकिन वो कंसेप्ट हैं। एक बार आपको मैं बेस बना दूंगा, उसके बाद आपको जो भी बताऊँगा आपको समझ आ जाएगा ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो बायो में बहुत सारी चीज़ें असल में फैक्चुअल भी हैं, फैक्चुअल नेचर की भी हैं। तो अगर आपको समझ आ रही है, इस बायो की अच्छे से समझ आई है, तो आप बता सकते हो, इजहार कर सकते हो अपनी बातों का। अगर बाई चांस आपको शर्म आती है यूट्यूब पे कमेंट करने पे, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आप सबको मेरा नंबर पता है, ठीक है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आपको कोई भी मसला हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।